हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढिंगरा। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नेम है साउंड। क्लास 9 साइंस का चैप्टर है, क्लास 9। और आज इसको हम पढ़ेंगे कि साउंड क्या होता है, साउंड की बेसिक डिटेल से लेकर के पूरा एक्सट्रीम एंड तक बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि साउंड क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, साउंड जो है ना, एक सिग्नल है, एक वेव है। ठीक है, साउंड एक वेव या सिग्नल है जो कि ट्रैवल करता है। और कहाँ पे ट्रैवल करता है? इसको ट्रैवल करता है जब भी ये किसी मीडियम में ट्रैवल करता है। स्टूडेंट्स, अब मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब मैं आपको ये समझा दूं। सपोज़ आपको कहीं पे जाना है, सपोज़ आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए जो चीज़ आप यूज़ करोगे, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो प्लेन हो, ये सभी की सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी? मीडियम कहलाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब साउंड ट्रैवल करती है तो उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मीडियम क्या हो सकता है? वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, ठीक है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, और वो मीडियम एयर या फिर गैस भी हो सकता है। ये तीनों की तीन चीज़ें हो सकती हैं जिससे ये साउंड ट्रैवल करेगी। ठीक है, अब साउंड के साथ साथ एक और तरह का सिग्नल होता है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बिल्कुल पता होगा डेफिनेटली। उसको हम बोलते हैं लाइट। लाइट और साउंड में एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि लाइट भी एक वेव या सिग्नल है, साउंड भी है। लाइट वेव जब चलती है तो उसे चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर मीडियम नहीं भी हो तो भी ये चल जाएगा। तो क्या आप कोई ऐसी चीज़ जानते हो जहाँ पे मीडियम कोई भी ना हो तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? मतलब कहीं पे जहाँ पे सॉलिड भी ना हो, लिक्विड भी ना हो, गैस भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स, जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो वहाँ पे एयर हो सकती थी, और अगर आपने वहाँ से एयर भी निकाल दी तो उस जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस जगह को? बोलते हैं वैक्यूम। उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम। सो स्टूडेंट्स, अब आप मुझे ये बताओ कि साउंड सिग्नल वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वैक्यूम वाली जगह में एयर भी प्रेजेंट नहीं होती, सॉलिड और लिक्विड तो दूर की बात हुई। तो लाइट सिग्नल इसमें ट्रैवल कर सकता है क्या? यस, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा आपने समझ लिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। सो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वाइब्रेशन। याद रखना है आपने। अगर आपको कोई पूछे हाउ साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो आप आंसर बोलोगे कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। अगर कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इस एंड और इस एंड पे, ये मेरे दोनों हाथों के एंड पे अगर मैं कोई रस्सी बांध दूँ, कोई पतली सी इलास्टिक की रबड़ बांध दूँ और उसको पकड़ के ज़ोर से खींच दूँ, और वो कैसे करेगी? ऐसे वाइब्रेट करेगी ना। तो जब वो वाइब्रेट कर रही होगी तो वो कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन होती है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड चलती है तो किसी मीडियम में ही चलती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो एयर या फिर गैस हो। सो देखिए, एक ये आपकी बुक में मेंशन्ड है, इस तरह से एक कोई डिवाइस है, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक बोलते हैं इसे। अब अगर साउंड प्रोड्यूस करनी है तो मैंने क्या किया, मैंने इसका इस साइड को पकड़ा, मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे खींचा, ऐसे खींच के छोड़ दिया। तो जब ये मैंने इसको ऐसे खींच के छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। तो जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा साउंड। तो अभी हमने कहा साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? वाइब्रेशन चाहिए। तो जब ये टू एंड फ्रो, मतलब जब आगे पीछे ऐसे मूव करता है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो जब इसकी टू एंड फ्रो मोशन होएगी, टू एंड फ्रो, इस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इस टू एंड फ्रो से क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैंने अभी आपको बता दिया है, बेसिक बेसिक सारा कुछ बता दिया।
तो अब जब साउंड सिग्नल चलता है, ट्रैवल करता है, तो उसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस यूज़ होती हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। जब साउंड सिग्नल चल रहा होता है तो क्या क्या होता है, देखो। जब साउंड सिग्नल ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, देखिए इसी ट्यूनिंग फोक का एग्जांपल लेकर के ही चलते हैं। जैसे ये रहा आपका ट्यूनिंग फोक, ठीक है। इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, एयर, ठीक है ना। इसके आसपास क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, एयर इसके आसपास प्रेजेंट है। अब हुआ क्या, मैंने इसके इस एंड को पकड़ा पीछे, यानी कि ऐसे लेके गया मैं इसको पीछे की तरफ, और मैंने इसको छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो ये यहाँ से पीछे तक आएगा, और जब अंदर आएगा तो यहाँ तक आएगा, है ना। ये वाली इसकी मेन साइड है, ये वाली। जब ये वाइब्रेट करेगी, कब ये इधर आएगी, कब ये इधर आएगी, ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाइब्रेट करेगी टू एंड फ्रो मोशन। तो ये जब टू एंड फ्रो मोशन चल रहा होगा तो ये टू एंड फ्रो मोशन क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन ही क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब ध्यान से देखो, टू एंड फ्रो तो हो रहा है। हुआ क्या, जब ये इस तरफ आया, जब ये इस तरफ आया, तो जो यहाँ पे ये एयर प्रेजेंट थी इधर, ये एयर कहाँ चली गई होगी, ये एयर थोड़ी दूर होगी। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, देखो फिर से, यहाँ पे ये एयर के पार्टिकल प्रेजेंट थे। जो ये वाले एयर के पार्टिकल हैं, ये जैसे ही ट्यूनिंग फोक को पीछे की तरफ इस तरफ खींचा, तो ये एयर के पार्टिकल भी तो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, यस होंगे। तो हुआ क्या, जब इसको ऐसे पकड़ के खींचा ना, इधर को खींचा, तो जो इसके आसपास के जो पार्टिकल्स थे ना, ये वाले, ट्यूनिंग फोक की जो एनर्जी थी ना, वो इन पार्टिकल्स के अंदर ट्रांसफर हो गई। समझ रहे हो, एक कोई कार खड़ी हुई है, एक पीछे से कोई तेजी से कार आती है, ये कार रुकी हुई है और पीछे से जा करके उसके अंदर टक्कर मारती है। तो होता क्या है, जो पीछे से तेजी से कार आ रही थी ना, वो अपनी एनर्जी रुकी हुई कार में ट्रांसफर कर देती है, और रुकी कार भी आगे की तरफ खिसक जाती है। वही हो रहा है इन पार्टिकल्स के साथ। ये पार्टिकल आराम से अपने मज़े में थे, जैसे ही ट्यूनिंग फोक को ऐसे खींचा, इनको एनर्जी मिली और ये आगे की तरफ ट्रैवल करने लगे। अब जब ये आगे की तरफ ट्रैवल करने लगे तो आगे कुछ और पार्टिकल थे, हाँ भाई थे। अब इनकी एनर्जी इनके अंदर आ गई, इसकी एनर्जी इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। तो अब ये वाले पार्टिकल फिर आगे चलेंगे, आगे भी कोई पार्टिकल होंगे, तो फिर ये वाले पार्टिकल आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, फिर ये वाले पार्टिकल आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूअस, यहाँ से जो ट्यूनिंग फोक की एनर्जी थी यहाँ आई थी, यहाँ से यहाँ, और आगे आगे बढ़ती चली जाती है। तो जितनी एनर्जी भी इस सिग्नल के अंदर होगी, उतना दूर तक साउंड का सिग्नल ट्रैवल करेगा, ठीक है, उतना ही दूर तक साउंड का सिग्नल ट्रैवल करेगा। अगर मैं विदाउट माइक कुछ बोलता हूँ तो सपोज़ वो 2 या 4 मीटर तक जाएगा, माइक के साथ बोलता हूँ सपोज़ 200 मीटर तक जाएगा, बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगा लेता हूँ तो हो सकता है वो 1 किलोमीटर तक जाएगा, बट पर्टिकुलर कुछ रेंज ही होती है जहाँ तक वो जा सकता है। तो ऐसे ही ये सिग्नल ट्रैवल करता है। तो आई होप कि ये तो आपको समझ आ गया कि साउंड सिग्नल कैसे ट्रैवल कर रहा है। यानी कि ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर नहीं जा रहे, ये एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ये पार्टिकल्स मूव होके, ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल आगे चला जाएगा, नो नो नो, ये पार्टिकल थोड़ा सा ही मूव करेगा और इसके जो नियर बाय पार्टिकल होगा उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, ये आगे करेगा, और ऐसे ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती हुई चली जाएगी। अब ध्यान से देखो, जो ये ट्यूनिंग फोक था, एक बार तो ऐसे आया, एक बार ऐसे आया। जब ये राइट की तरफ ऐसे मूव कर रहा है इधर को, यानी कि जब ये इधर मूव करेगा तो जो एयर उसके पास प्रेजेंट थी, देखो एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ, एक और डायग्राम। सपोज करके ये है ट्यूनिंग फोक, है ना, और यहीं पे एयर प्रेजेंट है आपकी, ये एयर प्रेजेंट है। जब ये ट्यूनिंग फोक को आपने पीछे की तरफ खींचा, इस तरफ को खींचा, तो जो यहाँ पे एयर प्रेजेंट थी उसके लिए एरिया कम हो गया, यस। और जब ये वाइब्रेट करता हुआ वापस से अंदर की तरफ आया तो एयर के लिए एरिया बढ़ गया।
तो जब भी साउंड ट्रेवल करती है तो दो प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी प्रोसेस हैं? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन होता है जो ये एयर, उसको स्पेस कम मिलता है जब ये ट्यूनिंग फोक बाहर की तरफ आता है। रेयरफेक्शन तब होता है जब ये वाइब्रेट करने के बाद अंदर की तरफ आता है और एयर को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। तो क्योंकि वाइब्रेशन होती हुई टू एंड फ्रो है, कभी ऐसे ऐसे लगातार ऐसे चलती है, तो हमेशा कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन इसी प्रोसेस में साउंड सिग्नल आगे ट्रैवल करता हुआ चला जाता है। कंटिन्यू रहती है ये प्रोसेस कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बना रखा है ना स्टूडेंट्स, वो ये वाला डायग्राम है, देखो ऐसे करके। सपोज ये तो है कंप्रेशन, इसमें पार्टिकल पास आ गए, और रेयरफ्रैक्शन में पार्टिकल जाएंगे दूर। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद फिर से क्या होगा? कंप्रेशन होगा, फिर से पार्टिकल पास आ जाएंगे, उसके बाद फिर से रेयरफ्रैक्शन। यानी कि ये कंप्रेशन, ये रेयरफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफ्रैक्शन, सी आर कंटिन्यू चलता चला जाएगा। इसे बोलते हैं कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन। तो जो आपका टॉपिक है हाउ साउंड ट्रेवल्स या प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ये रहा आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि साउंड चलती कैसे है और कैसे वो प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, अब अगर इसको एक वेव की फॉर्म में बनाया जाए, तो वेव की फॉर्म में इसको कैसे बनाएंगे? देखो, इसको ऐसे बना सकते हैं हम कि ये देखो ऐसा, ऐसे बनाया मैंने। ये यहां पे तो हो रही है कंप्रेशन और यहां पे हो रही है रेयरफ्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, फिर यहां पे कंप्रेशन होएगी, फिर यहां पे रेयरफ्रैक्शन आएगी। कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन कंटिन्यू चलती चली जाएंगी ऐसे। ठीक है, सी आर हमेशा होता चला जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं क्रेस्ट। याद रखना है, ऊपर वाले टॉप वाली वैल्यू को बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ये नीचे वाली होती है इसे बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो ये क्रेस्ट और ट्रफ हमेशा बनती हुई चली जाएंगी। तो इस तरह से आपका ये सिग्नल ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से आगे बढ़ा देता हूं आपको। आई होप यहां तक तो आपको समझ आ गया है। ठीक है जी, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन ये वो चलते चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं कि क्या साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकती, बता दिया। तो उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं भाई। जैसे कि ये कोई हमने क्या लिया, कोई बर्तन ले लिया, कोई जार ले लिया। ठीक है, इस बर्तन के अंदर कोई बेल लगा दी, बेल। ठीक है, ये कोई बेल लगा दी है इसके अंदर, ये ऐसे करके कोई बेल लगा दी। ठीक है, तो इसके अंदर एक बेल पड़ी है। अच्छा, अब जब इसके अंदर कोई, इसको बाहर से जो है कनेक्शन दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये इसका स्विच है, ये स्विच लगा दिया यहाँ पे। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, और ये ढक्कन जो है ना इसका बंद है, इसका ढक्कन बंद है, इसका बिल्कुल टाइट है बट ढक्कन बिल्कुल। तो जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो बेल अंदर बजेगी और साउंड बाहर आपको सुनाई देगी। कैसे सुनाई देगी? प्रोसेस वही है, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन चलेगा। बट अगर इसके अंदर से, क्योंकि ये तो बंद है, एक पाइप लगा करके, वैक्यूम पंप लगा दिया मैंने, और इसके अंदर से हवा सारी बाहर निकाल दी, एयर सारी बाहर निकाल दी, तो अब इसके अंदर कोई एयर नहीं है, और इसको बंद कर दिया। तब क्या होगा? तब जब मैं बेल का बटन दबाऊंगा, बेल तो बजेगी पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ढक्कन, ये जो बर्तन है ये बंद है, और इसके अंदर जो हवा थी वो बिल्कुल भी नहीं बची, क्योंकि वैक्यूम से उसको खाली कर दिया। तो तब साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ये क्या होता है? बहुत इजी है, सिंपल सा कंसेप्ट है। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बिल्कुल इजी से समझेंगे, ऐसा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। देखो अभी क्या हुआ, ये ट्यूनिंग फोक था, ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था इधर को भी और इधर को भी, है ना।
इधर इधर दो तरफ वाइब्रेट कर रहा था, यानी कि ऐसे 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 चल रहा था। तो जब ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन हुई तो जो एयर पार्टिकल थे इस तरफ को ऐसे, एयर पार्टिकल्स किस तरफ को ट्रेवल करे, इस तरफ को, है ना, यानी कि अपनी एनर्जी किस तरफ ट्रांसफर कर रहे थे, इस तरफ। और जो साउंड का सिग्नल था वो भी किस तरफ ट्रेवल कर रहा था, इस तरफ। देखो ट्यूनिंग फोक उस तरफ को वाइब्रेट, ये वाली ट्यूनिंग फोक को छेड़ दिया तो साउंड तो इस तरफ को ट्रेवल कर रही है, यानी कि ये तो है साउंड। और पार्टिकल भी किस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरफ, इस तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। तो जब किसी सिग्नल में जो वेव है, जिस तरफ वेव जा रही हो, चाहे साउंड है या कोई और वेव है, तो जिस तरफ वेव या एनर्जी ट्रेवल कर रही है और जो आसपास के मीडियम के अंदर पार्टिकल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करें, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जो इधर पार्टिकल होंगे वो इस डायरेक्शन में आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। ये मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था। सो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफ़र करें, उस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग को इधर से फोर्स लगाएं, फोर्स किधर लगाए, इधर को, है ना, तो जो स्प्रिंग है या तो इकट्ठा होगा या और ज़्यादा फैलेगा, कुछ भी होगा, तो वो होगा किस तरफ, वो भी तो इसी तरफ ही होगा। यानी कि स्प्रिंग इकट्ठा होगा या फैलेगा वो भी इसी तरफ होगा और फोर्स भी इधर ही लगी, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब दूसरी कौन सी वेव होती है, दूसरी वेव होती है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि भाई एनर्जी तो इस तरफ लग रही है, फोर्स तो इस तरफ लग रही है ना, फोर्स तो इस तरफ लग रही है, पर पार्टिकल इस तरफ नहीं जा रहे, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। साउंड सिग्नल में क्या हुआ था, एनर्जी इस तरफ लग रही है, फोर्स इस तरफ लग रही है और पार्टिकल भी इसी तरफ जा रहे हैं। साउंड का फोर्स भी इधर है, पार्टिकल भी इधर जा रहे हैं, उसको तो बोला लॉन्गिट्यूडनल। पर फोर्स तो इस तरफ लगे और पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे, जैसे ये तो मेरे हाथ जो है ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये पार्टिकल हैं ऐसे ऐसे चल रहे हैं ऊपर नीचे, फोर्स के परपेंडिकुलर हैं पार्टिकल की मूवमेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। और ट्रांसवर्स नेचर कौन है, लाइट। लॉन्गिट्यूडनल कौन है, साउंड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल भी समझा, ट्रांसवर्स भी समझ लिया, दोनों समझ लिए। अभी तक हमने 4-5 टॉपिक पढ़ लिए, है ना। अब आपने एक चीज़ ये याद रखनी है, जब साउंड ट्रेवल करती है तो सी आर सी आर सी आर चलता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये तो पता है। तो जब कंप्रेशन होता है तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, है ना, पास पास आ जाते हैं। और रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, है ना, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। तो भाई ये तो है कंप्रेशन, ये है रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, दिख ही रहा है साफ साफ, पार्टिकल पास हैं, और प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, डेंसिटी कम होती है और प्रेशर भी कम होता है। तो इसी सी आर की जब ये चलते हैं तो ये तो आ गया कंप्रेशन, ये कंप्रेशन की हाईएस्ट वैल्यू है, ये रेयर फ्रैक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है, फिर से कंप्रेशन आएगा और फिर से रेयर फ्रैक्शन आएगा, तो सी आर चलता चला जाएगा। और अभी मैंने बताया था इस पोर्शन को बोलते हैं क्रेस्ट, इस पोर्शन को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, चलो ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि साउंड वेव जब चलती हैं तो उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सबसे कम कहाँ पे होती है। ठीक है, साउंड की स्पीड देखते हैं कम ज़्यादा कहाँ पे होएगी, अभी पढ़ लेते हैं। तो देखो 3 तरह के पार्टिकल हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 तरह के पार्टिकल हैं।
तो भाई अभी अभी हमने सीखा कि पार्टिकल्स जो हैं अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं। अभी हमने देखा था ना, पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे। सॉलिड में पार्टिकल्स जो है ना बिल्कुल पास पास होते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, और गैस में जो है पार्टिकल थोड़ा और ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, ये गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड। तो अब ट्यूनिंग फोक बना दिया मैंने यहाँ। ठीक है, ये है ट्यूनिंग फोक। तो जब ट्यूनिंग फोक को मैं ऐसे खींचूंगा तो ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा सबसे पहले इस पार्टिकल में, ये पार्टिकल करेगा इस पार्टिकल में, ये पार्टिकल इस पार्टिकल में, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएगी एनर्जी। अब एक चीज देख करके बताओ, सबसे कम गैप तो सॉलिड में है, उससे ज्यादा गैप पार्टिकल्स का लिक्विड में है, और सबसे ज्यादा गैस में है। तो जो इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, सबसे फर्स्ट पार्टिकल को, ये आगे जब एनर्जी देगा तो हाईएस्ट एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, इसमें, इसमें या इसमें, इसमें, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कम है। तो यहाँ से यहाँ जब ये सिग्नल, ये जो अपना पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा, तो सबसे कम एनर्जी इस पार्टिकल की लगेगी, उससे ज़्यादा इसकी लगेगी क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी इस पार्टिकल क्योंकि अगला पार्टिकल थोड़ी दूर है। ठीक है, तो देयरफॉर साउंड की स्पीड हाईएस्ट होती है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि जो ट्रेन का ट्रैक होता है, रेल की जो पटरी होती है, अगर ट्रेन उससे 3-4 किलोमीटर दूर है और आप पटरी पे कान लगा करके सुनोगे तो आपको सुन जाता है कि ट्रेन आने वाली है, क्योंकि वो जो ट्रैक है वो सॉलिड है। तो ट्रेन बहुत दूर है, पर उसके अंदर जब वो बहुत दूर से जब ट्रेन ट्रैवल भी कर रही है, चल भी रही है, तो अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। वो एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से आपको बहुत दूर तक साउंड सुनाई देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा है बिल्कुल बढ़िया से, है ना। ठीक है, तो यहीं पे फिनिश करते हैं। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मैंने कुछ लिखा है, ये वाली चीज़ें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, इसको आप देख लेना। इसके मैंने शॉर्टकट्स भी कुछ कुछ लिखे हैं ताकि इससे आपको याद करने में कुछ थोड़ी बहुत आसानी भी हो जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये एक क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, साउंड की। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी होता है, समझो आसानी से एग्जांपल से समझो। सपोज कोई ढोल वाला है, कोई ड्रमर है, जो ढोल वाला या ड्रम बजाने वाला है वो ढोल को बजा रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितनी बार ढोल को बजाएगा, यानी कि देखो मैंने क्या लिखा है इसके ब्रैकेट में, रिपीट, यानी कि रिपीटिशंस, जो रिपीटिशंस होंगी जो ढोल वाला करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में। पर्टिकुलर टाइम का मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, और 1 दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इसको मेज़र कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस, ठीक है, कितनी हो रही हैं एक टाइम में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है इसको किसी लेटर से डिनोट करते हैं, वो होता है न्यू, वी जैसा दिखने वाला है न्यू। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HZ। ठीक है, HZ। तो जो ये न्यू है ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, और हर्ट्ज इसकी यूनिट है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये करंट आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स करंट की साइकिल्स यानी कि सिग्नल चला जाता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी का मैं आपको समझाता हूँ कि मेजर कैसे। जैसे यहाँ पे देखो कोई ये सिग्नल है जैसे, ठीक है, एक सिग्नल ये है और एक सिग्नल देखो ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? यस, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। कैसे देखा मैंने देखा, मैंने आपको बोला रिपीटिशन। देखो यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होता है, ये गया और यहाँ पे आ जाता है, रुकता है।
इस पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फिर ये रिपीट होएगा, यहाँ से फिर ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये फिर रिपीट हो रहा है। देखो इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक दो साइकिल, यहाँ से यहाँ तक तीन साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक चार साइकिल। तो इसकी चार साइकिल्स निकल गई यहाँ तक। इसकी कितनी निकली? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एक साइकिल, यहाँ से यहाँ दो साइकिल। तो देखो ये यहाँ पे लिखते हैं हम टाइम। तो देखो एक टाइम के अंदर इसकी साइकिल्स कितनी आई, कितनी बार रिपीट हुआ, ये 4 टाइम रिपीट हुआ। और ये कितनी टाइम रिपीट हुआ? एक और एक दो। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई? इसकी। समझ आ गया आपको फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब जब ढोल वाला ढोल बजाएगा तो ऐसे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। ज़्यादा बार बजाएगा तो ज़्यादा साइकिल्स आएंगी, इसको बोलते हैं साइकिल। जब एक पार्ट शुरू, देखो यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर गया और फिर ये नीचे आया यहाँ तक एक साइकिल, फिर ऊपर से यहाँ तक गया दो साइकिल। यानी कि जो चीज़ रिपीट हो रही है उसे बोलते हैं। सो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ गया। नेक्स्ट है वेव लेंथ। वेव लेंथ मतलब क्या होता है? ये जो सिग्नल है इसको हम क्या बोलते हैं? वेव। आपने सी में देखा होगा, समुद्र में देखा होगा कि पानी ऊपर की तरफ ऐसे चल रहा होता है। तो जो ऐसे चल रहा है, देखो कैसे, ऐसे, तो ये भी तो ऐसे ही चल रहा है। ये एक सिग्नल है, ये भी क्या है? एक वेव है। तो वेव की लेंथ, वेव की लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ। वेरी सिंपल। यानी कि देखो जैसे इसकी बात करूं, ये सिग्नल यहाँ से शुरू हुआ ना, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के, और ये यहाँ पे रुक गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है एक साइकिल। तो एक साइकिल की जो लेंथ है उसको बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देनी हो तो आप ऐसे दे सकते हो कि द लेंथ ऑफ अ साइकिल, ऑफ अ फ्रीक्वेंसी साइकिल इज नोन एज वेव लेंथ। या फिर एक डेफिनेशन और भी आप इसकी दे सकते हो, आप ऐसे भी वेव लेंथ निकाल सकते हो। जैसे जैसे एक मिनट रुको, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जैसे ये सिग्नल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका ये वाला पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये फिर से क्या आएगा? क्रेस्ट। सो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, ये भी क्या है? वेवलेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है? वेवलेंथ। आसान था। नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी बहुत आसान है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, इसको डिनोट किया था यूं से, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा, उल्टा वाई, लैम्डा, लैम्डा। अच्छा फिर ये टाइम पीरियड भाई, टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल या एक वेवलेंथ को जाने में जितना टाइम लगे, यानी कि एक बार रिपीट होने में, एक साइकिल जाने में जितना टाइम लगे, उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो इसको डिनोट करते हैं लेटर टी से। ठीक है, अब एक चीज़ सीखो, जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब एक चीज़ और सीखो, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। डिस्टेंस, वेव के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? वेवलेंथ। यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया? लैम्डा। टाइम क्या हो गया? टी। स्पीड क्या हो गई? वी। वी लिख दिया, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, 1/t किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे जो 1/t आ रहा है, यानी कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t।
तो जो ये 1/t है इसकी जगह मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है। दोबारा से समझ लो, मैंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम। अच्छा, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ लैम्डा, टाइम क्या है टी। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। ये लैम्डा बाई टी यानी 1/t, 1/t की जगह मैंने रख दिया फ्रीक्वेंसी। तो v वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना, बहुत अच्छा रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। चलो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, पिच। भाई पिच क्या होती है, ये क्रिकेट वाली पिच नहीं है भाई, ठीक है, ये दूसरी पिच है। अब क्या है वो समझ लेते हैं। देखो टाइम पीरियड समझ लिया, पिच समझते हैं। भाई जैसे कोई बंदा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फास्ट करेगा, फास्ट निकलेगा, फास्ट वाइब्रेशन मतलब एक ढोल वाला है, एक तो बजा रहा है ऐसे ढम 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 ठीक है, और एक बजा रहा है डम 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 डम। तो जो ये डम 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 जो बहुत ज़्यादा बजा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट बजा रहा है। तो फास्ट बजा रहा है यानी कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। 1 मिनट के अंदर ये डम 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 बहुत ज़्यादा बजा देगा, और डम डम ये कम बजाएगा। तो अगर कोई वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करे, फास्ट करे, बहुत ज़्यादा फास्ट वाइब्रेशन करे, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि मोर वाइब्रेशन यानी कि ज़्यादा वाइब्रेशन, इसका मतलब है मोर फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। जो ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी पिच भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यानी कि अगर किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी पिच बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पिच का मतलब समझ आ गया। फिर करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड सीखते हैं। एक सिग्नल है ये, ठीक है, एक सिग्नल है ये, अब मैं बना रहा हूँ ये वाला। पहले तो एम्पलीट्यूड सीख लो क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है जो ये जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आती है ना क्रेस्ट की, तो ये यहाँ से लेकर के कितना है, यानी कि ये कितना है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, तो ये होता है एम्पलीट्यूड। एक और बना देता हूँ, यहाँ पे देख लो, इसका एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब आप वाइब्रेशन कर रहे हो, ढोल बजा रहे हो, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जोर के बजाया उसने, ढम, बहुत ज़्यादा जोर के बजा दिया। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जोर के बजाया उसने, उसमें ज़्यादा फोर्स लगी, यानी कि इसमें फोर्स इन्वॉल्व हो जाती है। पिच में फोर्स नहीं इन्वॉल्व होती, पिच में स्पीड होती है, कितनी स्पीडली बजा रहा है कोई चीज़, और इसमें एम्पलीट्यूड में होता है कितनी ज़ोर से बजा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कोई टेबल है, जैसे कोई टेबल है, टेबल पे मैंने ऐसे हाथ करा मारा, कुछ आवाज़ आएगी। एक मैंने बहुत ज़ोर से मारा, उसकी बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आएगी। तो जब मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ टेबल के ऊपर, ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स किसको डिनोट करेगी, एम्पलीट्यूड को, कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा आएगा। ठीक है, और कम फोर्स करेगी कम एम्पलीट्यूड को, यानी कि कितनी फोर्स से मारा। और पिच क्या होता है, बार बार मारना, ऐसे ऐसे लगातार मार रहा हूँ। ठीक है, मैंने 1 मिनट में 100 बार मार दिया। ठीक है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कितनी ज़ोर से मारा, उसमें तो मुझे स्लो स्लो मार दूंगा ऐसे, है ना। तो कितनी ज़्यादा बार मार रहा है, फास्ट वाइब्रेशन तो पिच होती है, कितनी ज़ोर से मार रहा है, ये होता है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड को क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस बाय फोर्स। ठीक है, तो ये होती है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड होती है दो तरह की, लाउड और सॉफ्ट। यानी कि अगर मैंने सॉफ्टली बजाया हमारा हाथ मेज पे तो कम आवाज़ आएगी, उसको बोलेंगे सॉफ्ट साउंड।
और मैंने मारा जोर से, वो होगा लाउड साउंड। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद बताता हूँ आगे क्या है, देखो इसके बाद है टोन। टोन देखो इसमें तो सिंपल ही है, जब कोई सिग्नल साउंड एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाला हो, एक जैसी फ्रीक्वेंसी मतलब सपोज 20 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज की सिग्नल है, उसे बोलेंगे टोन। जब एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हो, मतलब कोई लाउड सिग्नल भी हो, हाँ, और सॉफ्ट सिग्नल भी हो, किसी की सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 20 है, किसी की 30 है, ये सारे के सारे मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन यहीं से याद करेंगे। इंटेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। साउंड सिग्नल के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी है एक टाइम में और एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। बस इसको इतना ही सिंपल ही याद रखो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे की सारी टर्म्स पढ़ लेना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब साउंड ट्रेवल कर रही है, आगे कोई सरफेस आ गई, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलते बोलते एक सेकेंड, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलते बोलते जैसे मैंने बोला कोई दीवार आगे आ गई, मैं बोल रहा था दीवार आके आ गई, तो साउंड सिग्नल चल के जा रहा था और दीवार आई, टकराया और वापस आ गया। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ गए ना? मतलब देखो, ये कोई सिग्नल चल रहा था, आगे आ गई दीवार, ये गया ऐसे गया, टकराया और वापस हो गया। समझ आया? दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है टकराना, बॉल फेंकी, दीवार पे मारी, वापस, दिस इज रिफ्लेक्शन। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड सिग्नल इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द बाउंसिंग बैक ऑफ, बाउंस किया ना, दीवार पे मारा, बाउंस करा, तो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड सिग्नल इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। अब ये दो तरह की होता है, एक होता है इको, एक होता है रेवर्बरेशन। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को समझ लेते हैं। इको क्या होता है? इको आपने कभी देखा हो, अगर पहाड़ों में जाओ, आवाज लगाओ, कैसे आवाज लगाओगे? बोलोगे राजू 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 राजू, ऐसे रिपीट होती है ना आवाज, है ना, राजू 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 राजू। तो ऐसी चीज को बोलते हैं इको। ठीक है, मतलब आपने जो बोला, यानी कि साउंड सिग्नल ट्रेवल करा, टकराया और वापस आया। जैसे 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 यहाँ पे कोई सिग्नल जा रहा था, ये कोई माउंटेन आ गया, पहाड़ आ गया, इससे टकराया, अब यहाँ से यहाँ जाने में उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना, जब वो ट्रैवल करके जा रहा है, फिर वो यहाँ से टकराया और वापस आया, और वापस आने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो ये टकरा करके कुछ देर के बाद फिर से वही चीज़ सुनाई दे, वही राजू राजू राजू, ऐसे वापस आ रही है ना आवाज़, तो इसको बोलते हैं एको। ठीक है, अब जो ये एको हो रहा है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है वो समझते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, अच्छा एक वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ये होता है 0.1 सेकेंड हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन का परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है 1 सेकेंड। पहले तो इसको याद रख लो। अब ये क्या लिखा है वो मैं समझाता हूँ। मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आपका दिमाग कम से कम इतने सेकंड के लिए जो भी मैंने बोला वो दिमाग में रखता है। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो, मैंने कोई चीज़ खाई, कोई भी चीज़ खाई, मेरी जो जीभ है, मेरी जो टंग है, कितनी देर तक उस, जैसे मैंने कोई बहुत ज़्यादा मीठी चाय पी ली है ना, तो उसका मुंह में रहता है, अरे यार मीठा मीठा, ज़्यादा मीठा हो गया, ज़्यादा मीठा हो गया। तो कितनी देर तक आपकी जीभ उस मीठे को याद रखेगी,
उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। ऐसे ही जो भी मैं कुछ सुन रहा हूँ, मेरा दिमाग कब तक, जैसे मैंने सुना राम, राम सुन लिया, तो राम जो मैंने सुना, मेरे दिमाग में कितने देर तक याद रही, उसकी मेमोरी कितनी याद रही, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड हमारे दिमाग का है 0.1 सेकेंड। अब इको का मतलब क्या है? इको का मतलब ये है, जैसे बोला राजू राजू राजू, ऐसे टकरा के आवाज वापस आ रही है, तो इको तभी माना जाएगा, इको तभी माना जाएगा अगर कोई आवाज 0.1 सेकेंड के बाद में सुनाई दे, उसे ही बोलते हैं इको। अब इको करने की कंडीशन क्या है, मतलब कहाँ पे इको होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो इको का मतलब देखो, साउंड की जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ साउंड अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 344 मीटर पर सेकेंड की साउंड इतना चलती है। ठीक है, ओके, और टाइम ऑफ परसिस्टेंस है 0.1 सेकेंड। अब आपको ये तो पता ही है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या होएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो स्पीड कितनी है 344, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, इज इक्वल टू 344 इंटू 1/10, यानी कि 34.4 34.4 मीटर। अब जब भी साउंड सिग्नल चलता है, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से साउंड गया, फिर टकराया, बंदा तो यहीं खड़ा है ना, ये बंदा खड़ा है, ठीक है, ये बंदा तो यहीं है, ये इसने बोला, इधर को बोला इसने, ये गया, टकराया, सिग्नल वापस आया, तो जो सिग्नल है वो गया फिर वापस आया, सिग्नल कितना डिस्टेंस चल रहा है, डबल डिस्टेंस चल रहा है। तो जो ये डिस्टेंस आया डी 34.4, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 17.2 मीटर, यानी कि एको तब होगा, एको तब होगा जब कम से कम कोई रूम या कोई जगह इस साइज की होगी, तब होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया? आई होप कि आपको समझ आ रहा है ना? मुझे लगता है समझ आ ही रहा होगा। चलो, तो इको होने की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। दूसरा टॉपिक है रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन क्या होता है? रेवर्बरेशन ये होता है, जैसे जिस रूम में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रूम छोटा है, ठीक है, ये छोटा रूम है और मतलब खाली भी है रूम, कोई ज़्यादा कुछ सामान नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ, इसकी दीवारों से वो आवाज़ टकरा रही है और आ रही है। देखो, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, सामने भी दीवार, सारी जगह दीवार हैं। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, इधर से इधर से इधर से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। क्या हो रही हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। किसकी? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड होती हैं, उसे बोलते हैं रेवर्बरेशन। इसको इसको आप नॉर्मल आवाज़ में बोलते हैं, मतलब नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलते हैं गूंजना। जैसे जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ, आवाज़ यहाँ पे गूंज रही है। क्यों गूंज रही है? जो साउंड सिग्नल है, इधर से भी टकरा के आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, मल्टीपल जगह से सिग्नल आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रेवर्बरेशंस। ठीक है, अब ये रेवर्बरेशन क्या होती है? जब रेवर्बरेशन होएगी तो क्या होगा? मेरे दिमाग तो इतने टाइम तक किसी चीज़ को सुन सकता है, ठीक है, और जब बार बार आवाज़ टकरा के इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, उधर से भी आएगी, तो मुझे बात समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि एक बात जो है ना, बार बार रिपीट होती रहेगी। राजू इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सब जगह से राजू राजू की आवाज़ आएगी। तो ये होना नहीं चाहिए भाई। अगर रेवर्बरेशन हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है सुनने में। अब जैसे आप थिएटर में मूवी देखने गए, ठीक है, सपोज वहाँ पे रेवर्बरेशन हो जाए, उधर से सामने से वो डायलॉग बोल रहा है, गब्बर ये हाथ मुझे दे दे, है ना, ठाकुर बोल रहा है, ठाकुर कह रहा है गब्बर ये हाथ मुझे दे दे। पहले गब्बर की आवाज़ अभी आ रही है, फिर इधर से भी गब्बर आ रही है, डायलॉग ही पूरा नहीं होगा भाई, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इसलिए जो थिएटर्स होते हैं, ऐसी जगह में आवाज़ टकरा करके वापस ना आए, इसलिए दीवारों को कुछ ऐसा बनाया जाता है कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले।
ठीक है, वो साउंड को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। यानी कि पर्दे लगा देंगे, या फिर दीवार जो है ना फ्लैट नहीं बनाएंगे, दीवार के अंदर होल कर देंगे, ठीक है, या दीवार को थोड़ा ऊंचा नीचा बना देंगे, टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे। जो सीट्स होंगी, जो थिएटर्स में आप जिस पे बैठते हो, वो भी जिस कपड़े की बनेंगी, वो भी कुछ ना कुछ साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, समझ गए। तो रेवर्बरेशन क्या होता है कि साउंड का टकरा करके, मल्टीपल साउंड का टकरा करके आना, ठीक है, और जिससे आपका परसिस्टेंस ऑफ साउंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये डिस्टर्ब करता है। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेंज ऑफ हियरिंग, कि किस किस रेंज में हम सुन सकते हैं। अब किस किस रेंज में सुन सकते हैं भाई? भाई हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इस रेंज में हम सुन सकते हैं। देखो, रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग भाई ये होती है किस में, हर्ट्ज में। 0 से 20 हर्ट्ज ये होती है रेंज। एक होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, एक होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। इसको बोलते हैं इन्फ्रा साउंड। इसको भी इन्फ्रा बोल देते हैं, इसको भी इन्फ्रा ही बोल देते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं अल्ट्रा साउंड। इसको ये भी बोल सकते हैं ऑडिबल। ठीक है, 0 से हमारी ऑडिबल रेंज है ये। इस रेंज में आपका कान आपको सुनने के लिए सुनेगा, मतलब इसके अंदर आप सुन पाओगे। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हो, वो इस रेंज के अंदर है। ठीक है, पर अगर कोई इससे 20 हर्ट्ज से छोटी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ जाए तो उसको हम सुन नहीं सकते। कौन सुन सकता है? कुछ एनिमल सुन सकते हैं, ये छोटे बच्चे, कभी कभी 5 साल से छोटे बच्चे भी सुन सकते हैं। जैसे जो राइनोसोर्स होते हैं, है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 हर्ट्ज के बीच में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जो अर्थक्वेक आता है, जब भी आता है, तो उसके जो सिग्नल आते हैं वो भी लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम सुन नहीं सकते। इसको इन्फ्रा साउंड भी बोल देते हैं, या इनऑडिबल भी बोल देते हैं। इसको हम सुन सकते हैं तो इसको ऑडिबल रेंज भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम सुन नहीं सकते, ये हमारे सुनने की रेंज से दूर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी कि साउंड से भी ऊपर का, ऑडिबल साउंड से आगे का अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड का मैं 1-2 एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, सो जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, अल्ट्रासाउंड का यूज़ कहाँ है? नंबर 1, सोनार। ठीक है, सोनार में क्या होता है भाई, जैसे ये कोई शिप है, ठीक है, ये है कोई शिप, ये है शिप भाई, ये पानी के अंदर चल रही है, ये चल रही है पानी के अंदर, ये है कोई शिप पानी में जा रही है। ठीक है जी, ओके ओके, डायग्राम बना दिया है भाई, समझ आ रहा है। ये है कोई बंदा जो शिप के ऊपर है ना, हंस रहा है। चलो, कैप्टन अमेरिका हैट डाली है उसने। चलो डायग्राम ठीक नहीं है क्या? ठीक है भाई, देख लो जैसा भी है। अच्छा, ये बंदा शिप में जा रहा है, इसको देखना है। वैसे एक्चुअल में सबमरीन बनानी थी मैंने, सबमरीन सोच लो, ये पानी के अंदर ही है भाई, और ये ऐसे कवर्ड है। ठीक है, ये पानी के अंदर चल रही है, ये क्या है? सबमरीन। तो सबमरीन क्या करती है? पानी के अंदर चलती है। जो ये इसका ड्राइवर है, ये इसका ड्राइवर है, ठीक है, इसको कुछ दिख तो रहा नहीं आगे क्या है, क्योंकि पानी गंदा भी हो सकता है, कुछ दिखता भी नहीं, नीचे लाइट भी नहीं जाती पानी के। तो जब ये अपना शिप चला रहा है, इसको कैसे पता, कैसे चलेगा ये? इसके अंदर से ना सिग्नल निकलेंगे, ऐसे ऐसे इसके अंदर से सिग्नल ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये सिग्नल कौन से होते हैं? अल्ट्रासाउंड सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल आगे जाते हैं, देखते हैं ये है कोई रॉक। भाई जैसे ये जा रहा है, ये वाला सिग्नल देखो, ये सिग्नल चला जाएगा आगे, ये तो टकरा के वापस आएगा नहीं। ठीक है, ये सिग्नल भी सपोज करके ऐसे ही चला जाएगा, वापस आएगा नहीं।
पर ये जो दो सिग्नल जा रहे हैं ना यहाँ से यहाँ पे, ये दो सिग्नल यहाँ पे जाएंगे और टकराएंगे और वापस जाएंगे, ये भी जाएगा टकराएगा और वापस जाएगा। यहाँ पे एक एंटीना लगा होता है जो रिसीव करता है। पहले तो शिप ने अल्ट्रासाउंड सिग्नल को छोड़ा, फिर कुछ सिग्नल वापस आ गए। जब कुछ सिग्नल वापस आए ना, तो इससे अंदाजा क्या हुआ, इससे अंदाजा हुआ कि कोई रास्ते में चीज पड़ी है जिससे टकरा करके वापस आया सिग्नल। और सिग्नल कौन सा होगा? अल्ट्रासाउंड सिग्नल। तो सोनार का काम होता है, सोनार इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब नेविगेट भी करेगा, रास्ता भी बताएगा कि रास्ते में कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, एंड रेंजिंग। क्योंकि जैसे यहाँ से ये सिग्नल गया, ये सिग्नल गया, सपोज ये सिग्नल वापस आया पाँच सेकंड के बाद, तो जब इसको टाइम भी पता चल गया ना कि 5 सेकंड के बाद वापस आ रहा है ये सिग्नल, इसको छोड़ा था 10:01 पे, और 10:01 और 5 सेकंड पे ये सिग्नल वापस आया, तो उससे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि ये कितनी दूर है। ठीक है, तो रेंजिंग भी हो जाएगी, डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, नेविगेशन भी हो जाएगी, और इसको बोलते हैं सोनार। इसकी एक एप्लीकेशन और बता देता हूँ। जो ये होते हैं ना, ब्रिजेस होते हैं, है ना, तो ब्रिजेस के अंदर कभी कभी क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक्स का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। कैसे? देखो ब्रिज के अंदर जो क्रैक है वो दिख नहीं रहा, आपने अल्ट्रासाउंड सिग्नल छोड़े, जहाँ पे क्रैक होगा वहाँ से अल्ट्रासाउंड का सिग्नल आर पार निकल जाएगा, बाकी सब जगह से टकरा करके सिग्नल वापस आएंगे। तो जहाँ से सिग्नल टकरा करके वापस नहीं आया, वहीं पे क्या हो गया है? क्रैक। और अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन क्या है? आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके अंदर जो बेबीज़ की मूवमेंट देखने के लिए, है ना, भी इसका यूज़ करते हैं। आपके अंदर यहीं पे कहीं पे किडनी में या कहीं पे बॉडी में कभी कोई स्टोन हो जाए, पत्थरी हो जाए, उसको चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वगैरह हम करते रहते हैं। सो गाइस, यही था इस चैप्टर के अंदर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं फटाफट से रीड करा देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ साउंड कैन बी प्रोड्यूस। साउंड को प्रोड्यूस कैसे करेंगे? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करता है, उसे बोलते हैं वाइब्रेशन, और इसी से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन साउंड प्रोपेगेट इन वैक्यूम। क्या साउंड वैक्यूम में जा सकती है, चल सकती है? आंसर है नहीं, क्योंकि वैक्यूम में ना तो एयर होती है, कोई भी मीडियम नहीं होता वैक्यूम में, और साउंड विदाउट मीडियम ट्रेवल कर ही नहीं सकती। सो बिकॉज इट रिक्वायर मीडियम, सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। आप वीडियो देख लेना, वो 2 पार्ट्स में बना रखी है, वो देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव? 2 तरह की वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होती है ट्रांसवर्स। साउंड लॉन्गिट्यूडिनल होती है, और जो ट्रांसवर्स होती है वो है लाइट वेव। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल? लॉन्गिट्यूडिनल होता क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव पैरेलल टू वेव और द डिस्टर्बेंस। मतलब साउंड एनर्जी इस तरफ चल रही है, ठीक है, साउंड इस तरफ चल रही है, और जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर के, जिसके थ्रू साउंड जाने वाली है, क्योंकि एयर के अंदर से गैस, यानी कि गैस हो जाए, चाहे सॉलिड हो जाए, चाहे लिक्विड हो जाए, कोई एक चीज़ तो चाहिए साउंड को चलने के लिए। तो साउंड जब जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी मूव करेंगे। मतलब साउंड ने जाना है इधर, एयर के पार्टिकल भी जाएंगे इधर, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स क्या होती है? मतलब कोई सिग्नल इधर जाए और मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे जाएं। मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, चीज़ इधर जा रही है। एग्जाम्पल देखो, कोई पत्थर लो, पत्थर को किसी पानी में फेंको, किसी पौंड में, किसी बाल्टी में। जब आप पत्थर फेंकोगे, पत्थर तो जाएगा नीचे, और जो वेव्स देखो, पत्थर जा रहा है नीचे और पानी की वेव्स इस तरफ, पत्थर नीचे जा रहा है, वेव्स इधर जा रही हैं। मोशन पत्थर की नीचे, वेव्स इधर, दिस इज ट्रांसवर्स। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हो गया। सो साउंड कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल है, और ट्रांसवर्स कौन है? लाइट। अच्छा, इन कंप्रेशन
जब साउंड वेव चलती है तो दो प्रोसेस होते हैं, एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेस करना, एयर इकट्ठी हो जाती है, जब एयर इकट्ठी हो जाएगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इकट्ठी होगी क्यों, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। इसको लिखते हैं लैम्डा, इसको लिखते हैं न्यू से उल्टा वी, है ना, वी। अच्छा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है? ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, और ये है टाइम पीरियड टी। फ्रीक्वेंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। व्हाट हैपन्स विद द पिच इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज? अगर किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो उसकी पिच भी बढ़ेगी, अगर किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी घटा दें तो उसकी पिच भी डिक्रीज हो जाएगी। तो पिच ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इन विच मीडियम साउंड हैज़ हाईएस्ट स्पीड? साउंड हैज़ हाईएस्ट स्पीड इन सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम गैस में। क्या आपको पता है साउंड की जो साउंड की स्पीड है वो गैस में कितनी है, एयर में कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड फॉर द ब्रेन? 0.1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो कम से कम हमारे दिमाग में इतने टाइम के लिए तो ये चीज़ रहेगी ही रहेगी। जैसे मैंने कुछ खाया, मैंने कोई खट्टी चीज़ खाई या मीठी चीज़ खाई, तो कुछ सेकंड तक आपकी टंग पे, आपकी जीभ पे उसका स्वाद रहता है। वैसे ही आपने कुछ सुना तो दिमाग के अंदर कितने टाइम तक वो कुछ रहेगा ही रहेगा, वो है 0.1 सेकेंड। वट आर द इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज? इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं? जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है ऑडिबल रेंज, जिसको हम सुनते हैं। एंड अबव द 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासाउंड वेव्स। अच्छा, सोनार क्या है? सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से आपने सुन लिया है, आपको समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।